Morning, everybody. This is Professor Karan Agarwal from Akash Agarwal classes. I would welcome you all to this revision series from Akash Agarwal classes. जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आकाश अग्रवाल क्लासेस आप लोगों को CMA फाउंडेशन की एग्जाम्स के लिए रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड कर रहा है. And I am, as I have already said, I am Professor Karan Agarwal and I would be teaching you management. Yes, जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज 50 मार्क्स का है एंड द रिमेनिंग 50 मार्क्स जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है, जो मैं आपको यहाँ इस रिवीजन सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ. यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज. वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट है. काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ मैं स्कूल में, कॉलेजेस में, कॉलेज लेवल पर, मतलब कॉमर्स 11th-12th कॉमर्स में एंड फाउंडेशन लेवल पर भी. सो उन सारे सब्जेक्ट्स में से मेरा बहुत ही पसंद वाला सब्जेक्ट में से एक आता है मैनेजमेंट. आई रियली लव टीचिंग दिस सब्जेक्ट. बहुत ही एक रॉन्ग नोशन है सब्जेक्ट को लेकर कि थियोरी सब्जेक्ट है. मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ. बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है. ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है वो तो पढ़ ही रहा है, अप्लाई कर रहा है, और जिनको मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं भी पता वो भी इसको किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं. राइट. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स इट कैरीज 50 मार्क्स. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही. प्लस आपकी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो, करने वाले हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस सब्जेक्ट कैरीज लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस. राइट. एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. आई लव टीचिंग दिस सब्जेक्ट. बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज अपने आसपास में जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, कंपनीज के काम करने के तरीकों को और मेरे आसपास के लोगों को, अपने खुद को मैं ऑब्जर्व करता हूँ और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ मेरे पास रहती है और इस सब्जेक्ट में मैं सिखाते वक्त अप्लाई करता हूँ. ऑफकोर्स डिटेल में सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल बैच में, जब फिजिकल बैच रहता है वहाँ पर पढ़ाने के लिए स्कोप ज़्यादा रहता है. हम लोग रिवीजन सीरीज कर रहे हैं तो इसमें शायद इतना ज़्यादा डिटेल में मैं ना जा पाऊँ, बट स्टिल जहाँ पर भी पॉसिबल है रिवीजन के साथ साथ, क्योंकि रिवीजन है तो हमें थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो उसको तो हम ध्यान में रखेंगे. बट जहाँ पर भी पॉसिबल है मैं मेरे केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स साथ में देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि सब्जेक्ट थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा. Right, so as I've already said, this subject carries 50 marks and objective based paper है पूरा का पूरा. And because it is an objective based paper, इसीलिए concepts का understanding becomes very 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 important बेटा. क्योंकि ये पूरे के पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, तो इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो समझने, पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होने हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होता है ऐसे थियोरी सब्जेक्ट्स में, तो कहीं कहीं पर लर्न करने के लिए थोड़ा सा एक एक फ्रीडम रहता है. लर्न करके हम लोग मगअप कर लेते हैं एंड मार्क्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बच जाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू एन ऑब्जेक्टिव पेपर, जहाँ पर सिर्फ MCQs हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या मैच द फॉलोइंग हो, इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह हो, तो वहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट जो है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इसीलिए मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ आकाश अग्रवाल क्लासेस में, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, उनको अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, अपने आसपास वाली ज़िंदगी के साथ रिलेट करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो उन चीज़ों को पढ़ाते वक्त साथ में मैं बच्चों को रिलेट कराता रहता हूँ एंड थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग ईजियर. राइट. सो इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स वी विल ट्राई टू फिनिश दिस रिविजन ऑफ मैनेजमेंट. 4 चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में. देर आर इन ऑल 4 चैप्टर्स एंड आई विल ट्राई इन 15 to 16 लेक्चर्स, अबाउट 15 to ऐसा पकड़ के चलो 15 से 18 लेक्चर्स के बीच में. मतलब एवरी लेक्चर अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का पकड़े तो 15 से 16-18 घंटे के अंदर हमारा मैनेजमेंट का रिविजन जो है वो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. यस, एंड इफ यू वॉच दिस रिविजन सीरीज केयरफुली, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स में समझाऊंगा, उनको ध्यान रखेंगे अगर आप लोग, एंड नोट्स का रीडिंग अच्छी से, रिवीजन अच्छी से करोगे, तो फिर आई एम डैम श्योर दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू इन स्कोरिंग लॉट्स ऑफ मार्क्स इन मैनेजमेंट. 50 में से आप मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट में स्कोर कर पाओगे अगर आपने ये जो भी 15-18 लेक्चर्स जो है, हम कोशिश करेंगे कि उतने में ही ये सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स.
एंड ये रिवीजन सीरीज अगर आप फॉलो करोगे, इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोग बहुत आसानी से जो है बहुत सारे मार्क्स इस सब्जेक्ट में स्कोर कर पाओगे, राइट। सो विद दिस नोट लेट अस बिगिन विद आवर सिलेबस, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 4 चैप्टर्स है हमारे सब्जेक्ट में, आउट ऑफ विच द फर्स्ट चैप्टर इज मैनेजमेंट प्रोसेस। थोड़ी सी बेसिक जानकारी 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपने ये जो फर्स्ट चैप्टर है इससे रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हेनरी फयोल अंकल से आप लोग मिले होंगे, एंड स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी डिटेल्स में आप लोगों ने 11th-12th स्टैंडर्ड में मेजरली पढ़ी होंगी, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली थोड़ी सी रेपिटेटिव चीज़ें हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हम लोग उस चीज़ों को पढ़ेंगे। प्लस हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बड़े बड़े जो दिग्गज होकर गए हैं, कैसे उन लोगों ने मैनेजमेंट ये एज अ सब्जेक्ट डेवलप करने की कोशिश की है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट्स है बहुत सारे, उनको पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चैप्टर में। आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो हम लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे, राइट, फॉलो करेंगे, हर दी गई चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस चैप्टर इजी। हम ये सब्जेक्ट जो है, ये चैप्टर जो है आसान करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर नंबर। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है मैनेजमेंट प्रोसेस। आवर चैप्टर नंबर 1 इज मैनेजमेंट प्रोसेस। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। यस, जैसे कि आप लोग जानते हो, हर बार जब भी हम लोग कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग अगर हमें चाहिए तो वो क्या है। सबसे पहले तो ये बात समझने की कोशिश करो कि मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि देर आर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड देर आर नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। यस, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आपका खुद का कुछ बिजनेस है तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। आप आपके घर में कुछ कुकिंग कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी को हेल्प कर रहे हो तो ये नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, राइट। सो वेदर इट इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी या कोई नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, मैनेजमेंट हर जगह पर मौजूद है। मैनेजमेंट इज omnipresent, it is present everywhere, हर जगह पर, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कोई भी तरीके का काम हो, जिस काम का पैसों से लेना देना हो, आउटपुट से लेना देना हो, या जिस काम का पैसों से ना लेना देना हो, वहां पर भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एग्जाम्स के बहुत नजदीक हो, कुछ ही समय बाद आपके एग्जाम्स आने वाले हैं सीए में फाउंडेशन के। सो आपके पास वेरियस सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, कुछ सब्जेक्ट थोड़े से इजी लगते हैं तो उनको थोड़ा सा कम समय देना है, कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो आपको आपका टाइम अच्छी तरीके से मैनेज करना है, हर सब्जेक्ट को इनफ टाइम देना है सो दैट आप मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट लेकर आ सको, बेस्ट रिजल्ट लेकर आ सको। आपके पास रिसोर्स क्या है? आपके पास रिसोर्स आपका टाइम है एंड आपका खुद का ब्रेन है, आपका खुद का कॉन्सेंट्रेशन है। तो इन रिसोर्सेज को आपको यूज करना है किस चीज के लिए? ताकि आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेकर आ सको। तो ये करने में जो सब्जेक्ट आपकी हेल्प करता है, जो चीज आपकी हेल्प करती है, वो मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंट्स को 2 घंटे देते हो, मैनेजमेंट को 1 घंटा देते हो, इकोनॉमिक्स को मे बी 1.5 आवर्स देते हो, मैथ्स को शायद 2-3 घंटा ज्यादा देते होंगे, राइट। तो आप क्या कर रहे हो? आपका रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। बात को समझेंगे, सिंपल है, आप आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो सो दैट यू गेट बेस्ट पॉसिबल आउटपुट। मैनेजमेंट का एज ओल्ड एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल, जो बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल है, जो हर बार मैं हमें मेरे लेक्चर के स्टार्ट में ही मैनेजमेंट समझाने के लिए बहुत डिटेल में देता हूं, वो है हमारी मॉम। अगर आप आपकी माँ को ऑब्जर्व करोगे कि वो किस तरीके से काम करती है, तो शी इज द बेस्ट मैनेजर इन दिस वर्ल्ड। एक माँ जो एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड को चलाती है, शी इज द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप बोलोगे सर मम्मी तो पैसे नहीं कमा रही है, घर चला रही है, तो इसमें मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? अरे मैंने पहले ही कहा था कि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो या इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट वहां पर इन्वॉल्व है। माँ आपका घर चला रही है, आपके घर के सारे काम काज, वेदर इट इज खुद कर रही हो या मेड से करवा रही हो, लेकिन आपके घर अप टू डेट है, साफ है, खाना टाइम पर बन रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं, जो भी पैसे पापा दे रहे हैं घर में तो उन पैसों को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा रहा है,
जैसे फॉर एग्जांपल राशन पानी लेकर आया जा रहा है, मेडिसिन अवेलेबल है टाइम पर, जिसको भी जो लगती है, आपकी फीस भरनी है वो मॉम देख रही है, लाइट बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन के बिल्स वगैरह भरने हैं वो देख रही है मॉम। तो जो पैसे पापा दे रहे हैं वो उन पैसों को मैनेज कर रही है, प्लस सब लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है। खाने में आपको जो पसंद है वो बनेगा, डैडी को कुछ और पसंद है वो बनेगा, आपके दादाजी या दादी जी घर में है उनको जो पसंद है उनके टाइम के हिसाब से, उनकी हेल्थ के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो टाइम पर बनेगी। सबके मूड्स मॉम संभालेगी। अगर डैड आज बहुत थके हुए हैं या ऑफिस से कुछ प्रेशर में आए हैं, किसी से झगड़ा करके आए हैं, तो उनको मम्मी हैंडल करने की कोशिश करेगी, आपका मूड संभालने की कोशिश करेगी, दादाजी दादी जी का ख्याल रखेगी, उनकी टाइम पर दवाइयाँ वगैरह देगी। सो इन ऑल व्हाट शी इज डूइंग, शी इज मैनेजिंग द हाउस होल्ड सो दैट वो घर जो है स्मूथली रन कर सके। तो इन अ वे शी इज अ मैनेजर एंड शी इज द बेस्ट मैनेजर, राइट। सो ये एक बहुत ही बेसिक मॉम का एग्जाम्पल जब मैं देता हूँ तो एक्चुअली एंटायर लेक्चर ले लेता हूँ मैं वो समझाते समझाते, बट अभी हम लोग रिवीजन में तो हम लोग बस बेसिक छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। तो इस तरीके से मॉम जो है आपका घर चला रही है, आपका घर मैनेज कर रही है। सो इन अ वे शी इज अ मैनेजर। तो इसी तरीके से ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, ये सब्जेक्ट जो है, इट हैज पेनिट्रेटेड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर जगह पर ये जो है मैनेजमेंट जो है वो मौजूद है। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो सीएमए फाउंडेशन में हम लोग मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स का ज्यादातर लेना देना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व, जहां पर बहुत सारे लोग काम पर है, बहुत सारे स्टेक्स है, बहुत सारे लोगों के स्टेक्स लगे हुए, पैसा लगा हुआ है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारा पैसा है। तो ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट नॉट नेसेसरी कि ये प्रिंसिपल्स जो है, ये टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे अगले 10-12 लेक्चर्स में, वो सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ये सब जगह पर लागू होते हैं प्रिंसिपल्स। बट जो फाउंडेशन में हमें जिस तरीके से पढ़ाया जाने वाला है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट समझाया जाएगा, राइट। सो हम लोग जो सिलेबस जो है वो पढ़ने वाले हैं हमारे सीएमए के मॉड्यूल से। जो मॉड्यूल आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो इंस्टीट्यूट से आपको मिला है, मैं भी वहीं से आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, सो दैट एट द एंड जब आप आपके खुद के नोट्स में से, मॉड्यूल्स में से पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि करण सर ने यहीं से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों के लिए रिलेट करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने खुद मॉड्यूल से ही पढ़ाना सही समझा, क्योंकि आपके पास भी वो मॉड्यूल्स अवेलेबल है। जहाँ पर भी आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, वेदर वो पेन ड्राइव्स में है या यूट्यूब पर है या जहाँ पर भी आप ये लेक्चर्स को देख रहे हो, सो आप लोग के पास, सबके पास मॉड्यूल जरूर अवेलेबल है, तो आप लोग को रिलेट करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग मॉड्यूल से पढ़ेंगे अगले जो भी कुछ दिनों के लिए हम लोग जो मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ने वाले हैं बेटा, ओके। सो हमने जो बेसिक एक बैकग्राउंड देखा मैनेजमेंट का। सो जो लोग मैनेज करने का काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको नाम दिया जाएगा क्या, मैनेजर्स, राइट। सो मैनेजर्स का क्या काम रहता है, बेसिकली मैनेजर्स का काम रहता है दूसरों से काम करवाना। जो भी उसके मैनेजर के हाथ के नीचे जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल है, जितने भी लोग हैं, उन लोगों से सही तरीके से सही समय पर सही काम करवाना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल हो सके, ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दे सके। ये मैनेजर्स का काम होता है, राइट। देखो यही चीज पढ़ेंगे हम लोग। एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैज टू मैनेज हिज इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। इट इज मोर कॉमन इन अ ग्रुप लाइफ as we find it in business, factories, school, hospitals, trade unions, etc., as well as in the government. All organizations have some program or method for achieving their goals. Very important. Organizations must acquire and allocate the resources necessary to achieve their goals. Organizations को काम करना है, वेदर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ट्रेडिंग कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल कॉरपोरेशन बॉडीज हो, लोकल बॉडीज हो, या स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, और भी कोई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर जगह पर काम करना है, हर जगह पर रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है, काम करना है और आउटपुट लेकर आना है। तो यहाँ पर हर जगह पर जो है अपने गोल्स फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग how successfully an organization achieves its goals and objectives, satisfies the social responsibilities
और बोथ डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स मैनेजर्स, क्योंकि एट द एंड मैनेजर्स ही जो है जो शो को रन कर रहे हैं, वही तो है जो डिसीजंस ले रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, काम करवा कर ले रहे हैं, राइट। सो एट द एंड अगर मैनेजर्स अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है। सो मैनेजमेंट का काम, मैनेजर्स का काम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा काम कर रही है ये डिपेंड करता है कि मैनेजर्स कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं काफी बैकग्राउंड दे चुका हूं, तो इसको डिटेल में रीड करना मैं जरूरी नहीं समझता, फिर भी आप लोग इसको रीड करेंगे, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताता जाऊंगा। आप लोग जब लेक्चर खत्म होने के बाद पढ़ाई करोगे तो इन सब चीजों को, सारे नोट्स को अच्छी तरीके से गो थ्रू करोगे, रीड करोगे। नाउ मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑल 3 लेवल्स पर प्रेजेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बहुत सारे मैनेजर्स का जरूरत है, एंड वो सारे मैनेजर्स जो है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है देखो, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो बेसिकली सीईओज होंगे या डायरेक्टर्स होंगे, राइट। जो कंपनी के चेयरमैन, चेयरपर्सन वगैरह होंगे, वो जो है, और डायरेक्टर्स वगैरह जो है, उनको हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलेंगे। कि जो पॉलिसी बनाते हैं, जो मेन काम करते हैं, मेन इंस्ट्रक्शंस की किस तरीके से प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, क्या प्रोडक्ट्स लेकर आना है वगैरह वगैरह, जो मेन डिसीजन जो है वो काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है गाइडलाइंस बनाने का काम मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट करते होंगे। देन देयर इज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो डेली रूटीन एक्टिविटीज को देखने का काम, रन करने का काम करता होगा, है ना। रूटीन काम जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोडक्ट से रिलेटेड या एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है, वो डेली एक्टिविटीज को मॉनिटर करने का काम, वहां पर सारा संभालने का काम जो है वो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता होगा। एंड देन देयर इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी लोअर लेवल मैनेजमेंट जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, जो एक्चुअल फील्ड वर्क कर रहा है, मे बी उसको हम लोग थोड़ा कच्चा पक्का अंडरस्टैंडिंग करेंगे ये समझकर कि वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। जो एक्चुअल डायरेक्टली काम से रिलेटेड जिनकी एक्टिविटीज है, उसको हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट कहेंगे। तो ये ऊपर से नीचे इस तरीके से ये जो चेन है ये रन होता है मैनेजमेंट का, है ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट से हो सकता है ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल पर है, एंड मिडिल लेवल फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस को लोअर लेवल मैनेजमेंट पर भेजे, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा फिर एग्जीक्यूशन का। क्वाइट पॉसिबल, यस। आगे बढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी बात को समझेंगे। डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर पहले मैं बता देता हूं, फिर समझाने का काम करता हूं। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पर्सन है आगा हसन अबेदी, तो इनके हिसाब से मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो एग्जाम में आ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, तो 3-4 नाम रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला डेफिनेशन किसने दिया है, तो आगा हसन अबेदी ने। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर कुंचन ओडोनेल, बहुत फेमस हस्तियां है, बहुत बार इनका नाम हम लोग को मिलने वाला है। फिर हिक्स है, मैसी है, जॉर्ज टेरी है, हेनरी फयोल अंकल को आप लोग ऑलरेडी मेरे ख्याल से 11th या 12th स्टैंडर्ड में मिल चुके हो। 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फयोल को पढ़े थे हम लोगों ने, राइट। सो ये लोगों के जो डेफिनेशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें अलग अलग डेफिनेशंस दिए हुए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सो एंड सो डेफिनेशन वाज गिवन बाय डैश। 4 नाम है आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेफिनेशन किसने दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। तो ये आप लोग प्लीज रीड करेंगे, नाम के साथ आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था। फॉर एग्जाम्पल बात समझो, आगा हसन अबेदी, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, उसने क्या बोला था, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, लोगों से काम करवाना, ये मैनेजमेंट है। ये हमें किसने बताया, आगा हसन अबेदी ने बताया, राइट। फिर फॉर एग्जांपल हेनरी फयोल का प्रिंसिपल देखेंगे। हेनरी फयोल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स हम लोग मैनेजमेंट में भी फर्स्ट चैप्टर में ही देखने वाले। मैनेजमेंट उनके हिसाब से क्या था, मैनेजर क्या परफॉर्म करता है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये जो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैनेजर्स के काम है। ये हमें किसने बताया, हेनरी फयोल ने बताया। तो इस तरीके से सारे जितने भी ये दिग्गज हैं, इनके दिए हुए डेफिनेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। किसने कौन सा डेफिनेशन दिया है ये हमको समझना पड़ेगा। अभी हम लोग आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो एक्चुअल डेफिनेशन है मैनेजमेंट का, वो जो मैं सही समझता हूं। मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट मतलब आपको काम करना है और करवाना है। काम करवाना है लोगों से, आपको रिसोर्सेज यूटिलाइज करना है,
अभी व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजों को आपको यूटिलाइज करना है एंड इतना अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिल सके, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल सके. सो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज बेसिकली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज सो दैट वी गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट. इस चीज को आप लोग ध्यान रखोगे. आप लोग ने टाइम टेबल बनाया एग्जाम से पहले, आपने ऐसा टाइम टेबल बनाया ताकि आप सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओ एंड बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेकर आ पाओ. सो दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट. यस, ये देखो, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स भी यूटिलाइज करना है आपको एंड बाकी के फिजिकल रिसोर्सेज भी आपको यूटिलाइज करने हैं इन अ वे, इन अ मैनर that organizational objectives are achieved effectively and efficiently. Best possible output आपको organization के लिए मिलना चाहिए. This is nothing but management and जो ये काम करते हैं उनको हम बुलाते हैं managers. राइट. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था मैनेजमेंट का, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था मैनेजमेंट का. आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा. क्विकली हम लोग आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैनेजमेंट एंड देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन है, बहुत डिबेट होता रहता है हमेशा कि मैनेजमेंट वेदर इट इज आर्ट वेदर इट इज साइंस. सो वी आर गोइंग टू स्टडी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, कि कैसे मैनेजमेंट एक साइंस है, कैसे मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, कैसे मैनेजमेंट इज हैज़ फ्यू कॉन्सेप्ट्स. मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीज़ें साइंस की भी है एंड कुछ चीज़ें आर्ट की भी है. तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ये एज ओल्ड डिबेट है ये कि मैनेजमेंट, कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है, कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है. मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट है. तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा. सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस. हाउ वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ साइंस, एक टाइप ऑफ साइंस है. सबसे पहले साइंस क्या है ये समझेंगे. मैनेजमेंट इज इक्विवेलेंट टू साइंस, ये समझने के लिए पहले जरूरी है समझना कि हाउ व्हाट इज साइंस. साइंस मतलब क्या. अभी साइंस आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड तक आपके स्कूल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था. साइंस के अंदर क्या होते थे? साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते थे. वही एक्सपेरिमेंट्स हम लोग बार बार करते थे, हमें एंड में रिजल्ट सेम मिलता था. आपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, बुक्स में पढ़े होंगे एक्सपेरिमेंट्स. देन कुछ थियोरीज होती थी, कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, कुछ लॉ, कुछ नियम, कुछ कानून होते थे. फॉर एग्जाम्पल आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉज पढ़े होंगे, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा मैथ्स में. अभी आप बोलेंगे सर मैथ्स में कैसे चले गए साइंस से. तो ये क्या है? ये सिस्टमेटाइज स्टडी है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है काम करने का, जिससे हम लोग एक चीज अगर करते हैं तो वही चीज बार बार हमें सेम रिजल्ट देता है. ये हो जाते हैं लॉज, प्रिंसिपल्स, कानून, थियरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज ट्रू एवरीवेयर. फिर न्यूटन के 3 लॉज है. अभी ऐसा तो नहीं है कि न्यूटन के 3 लॉज है उसी के देश में सही है, अगर इंडिया में आएंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे तो वहां पर वो लॉज काम नहीं करने वाले. ऐसा भी नहीं है कि 100 साल पहले जब न्यूटन ने अपने लॉज बताए तभी वो ट्रू थे और आज वो लॉज ट्रू नहीं है. नो, साइंस जो है, साइंस एक सिस्टमेटाइज स्टडी है विच स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम. जो हर जगह पर ये जितने भी लॉज हमने, थियरम्स, प्रिंसिपल्स हमने साइंस में पढ़े, they are true everywhere, they are true anywhere, they are true all the time. हर समय हर जगह पर वो सही साबित होने ही वाले हैं. एंड बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कुछ चीज हमें जो समझ में आती है, एनालाइज करते हैं हम लोग एंड हमें जो रिजल्ट मिलते हैं, ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, वो है क्या है? नथिंग बट साइंस. सो साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज pertaining to a particular field of inquiry. इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. It is a systematized study of knowledge. It contains concepts, hypotheses, theories, experimentation, principles to explain cause and effect relationship between two or more factors. क्या रीजन है? एक कुछ एक्टिविटी हुआ, कुछ काम हुआ, कुछ रीजन हुआ जिसके वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या रिजल्ट आया, राइट. सो ये सारी चीजों को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज साइंस. अभी साइंस के क्या प्रिंसिपल्स है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स. सारे प्रिंसिपल, जो सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, ये सारे के सारे ध्यान से हम लोग, मैं हेड्स पढ़ाऊंगा आपको, मैं इन सब ये जो बोल्ड में मार्क किए हुए चीजें इनको मैं हेड्स कहता हूँ.
अभी मैं आपको हेड्स पढ़ के बताऊंगा एंड इनके अंदर के कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो हमको हेड याद करना है और उसके अंदर जो भी करण सर ने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है या कोई एग्जाम्पल दिया है उसके थ्रू हम लोग ये हेड को समझने की कोशिश करेंगे। इतना समझ लिया हमने तो हमको लर्न करना, रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, सबसे पहले साइंस। साइंस में देयर आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि न्यूटन्स के प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यस और नो। जो भी प्रिंसिपल्स न्यूटन ने दिए थे वो सब जगह पर एक्सेप्टेड है, कि हर जगह पर, हर देश में, हर समय पर वो प्रिंसिपल जो है वो हमेशा सही साबित होने वाले हैं। सो सिमिलरली मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी पर्सन को काम पर रखो, आप कंपनी के ओनर हो या मैनेजर हो, आप किसी पर्सन को काम पर रखो एंड आप उसको अच्छा सैलरी दो। अगर आप उसको अच्छा सैलरी दोगे तो वो अच्छा काम करेगा, यस और नो, क्योंकि वो खुश रहेगा और मोटिवेटेड रहेगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ बाबा मेरे को बॉस ने अच्छा पगार दिया है तो मैंने अच्छा काम करना चाहिए। सो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि अच्छे पेड जहाँ पर एम्प्लॉयज रहते हैं, जिनको अच्छा सैलरी रहता है, पैकेज रहता है, तो वहाँ पर वो लोग काम अच्छा करते हैं, आउटपुट अच्छा देते हैं। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो गया क्या नहीं हो गया? तो ये साइंस हो गया क्या नहीं हो गया? यस, कि एक चीज आप करो, एक रीजन हो जिसका इंपैक्ट हमेशा आपको सेम ही मिलने वाला है। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे जहां पर एम्प्लॉयज को मिसट्रीट किया जाता है, इल ट्रीट किया जाता है, पगार अच्छा नहीं दिया जाता है, एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता है, तो वहां पर एम्प्लॉयज का आउटपुट भी बहुत कम रहता है। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल होगा। ये सब जगह ट्रू रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला? सिंपल। देन देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अनदर एग्जांपल, कि एक आदमी को अगर एक ही बॉस इंस्ट्रक्शन देगा तो उसको क्लैरिटी रहेगा, लेकिन अगर एक एम्प्लॉई है और आप दो लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कि कोई बोल रहा है नहीं चल फटाफट प्रेजेंटेशन की तैयारी कर, कोई बोल रहा है नहीं फटाफट जो भी क्लाइंट आए उन लोगों को हैंडल करने का काम कर, तो एक बॉस बोल रहा है क्लाइंट को हैंडल कर, दूसरा बॉस बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन की तैयारी कर, तो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉई थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं रहता है कि किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए एंड फिर उससे काम के ऊपर असर बुरा हो जाता है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय हो और उसको गाइड करने वाला एक सुपीरियर हो, एक सुपरवाइजर या एक बॉस हो, तो काम में उसके लिए बहुत क्लैरिटी रहता है एंड स्मूथ फंक्शनिंग होता है काम का, एंड वो एम्प्लॉय जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दे पाता है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल कौन सा था? यहाँ पर प्रिंसिपल था बेटा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। ये कमांड क्या, ये प्रिंसिपल क्या है? वन मैन वन बॉस। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस। तो इसका मतलब क्या, ये सारे साइंस के जो साइंस की तरह जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट में, these principles may be applied in all situations at all times and at all places. So यहाँ पर मैनेजमेंट इज बिहेविंग लाइक साइंस, यस और नो। ऐसा कोई प्रिंसिपल है जैसे यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल या गुड सैलरी गुड वेजेस वाला प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आप हर जगह पर अप्लाई करो, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है, सेम रिजल्ट मिलने वाला है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट मिलने वाला है। सो हो गया क्या नहीं मैनेजमेंट वर्किंग एज साइंस? यस। फिर सेकेंड वाला हेड देखेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। नाउ जो भी साइंस के हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे आज तक, जो भी प्रिंसिपल्स देखे हमने आज तक, वो सारे प्रिंसिपल जो है नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट आए क्या नहीं आए? यस और नो। हमने कुछ सेट चीजें की, हमने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ प्रोसीजर कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किया, बार बार किया और हर बार हमें रिजल्ट सेम आया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आप कुछ स्पेसिफिक चीज करो, कुछ स्पेसिफिक स्टेप या प्रोसीजर करो, एक्सपेरिमेंट करो एंड उसका रिजल्ट आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। सो इस तरीके से मैनेजमेंट के कई सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप किए गए हैं बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, जस्ट लाइक इन केस ऑफ साइंस। यस और नो। अभी एप्पल गिरा तो एक बार में ग्रेविटेशन उसको नहीं समझ में आया, उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, फिर उसे एनालाइज करने के बाद पता चला कि यार ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है कि अर्थ हर चीज को अपने तरफ खींचने का काम कर रहा है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट के भी सारे प्रिंसिपल्स जो है वो इसी तरीके से ऑब्जर्व किए गए हैं, वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि समझो फॉर एग्जांपल 10 लोगों को पगार अच्छा दिया जा रहा है और 4 लोगों को नहीं दिया जा रहा है, तो जिनको सैलरी अच्छा मिल रहा है एक्सपेरिमेंट करके देखें तो वो लोग आउटपुट अच्छा दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन था। जिनको नहीं मिल रहा है अच्छा सैलरी तो वो काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। सो ये प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप हुए? थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। सिंपल है क्या नहीं है? राइट। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
कुछ कॉज, कुछ एक्शन जिसके वजह से कुछ रिजल्ट आया, कुछ इफेक्ट हुआ। दिस इज नथिंग बट साइंस, है ना। आप लोगों ने देखा रहेगा साइंस में हम लोग गिव रीजन पढ़ते थे कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, यस और नो। तो सिमिलरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी इसी तरीके से, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ले डाउन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है यहाँ पर, लैक ऑफ पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है बैलेंस, इसको याद रखेंगे, लैक ऑफ बैलेंस। लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लीड टू इनइफेक्टिवनेस। बात को समझो, अभी यहाँ पर दो वर्ड्स है, दो कॉन्सेप्ट्स है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब क्या, आपको अधिकार मिला। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, आपकी जिम्मेदारी। अधिकार और जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल, अभी सरकार है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने देश में शांति बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा किया हुआ है, यस और नो। अभी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, या सिंपल आपकी मेरी भाषा में शांति बनाए रखने की। ये उनके अंदर, ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई क्या, नहीं हो गई। अभी उसके लिए उनको अधिकार, अथॉरिटी दिए जानी चाहिए, उसके लिए उनको अधिकार दिया है, डंडा दिया है, बंदूकें दी है, ठीक है। अभी वो कॉमन पब्लिक के ऊपर बंदूक तो नहीं चलाने वाले, बट जस्ट एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो पनिश कर सकते हैं, लोगों को जेल में डाल सकते हैं, केस चला सकते हैं, लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, लोगों को लाठी चार्ज कर सकते हैं, डंडे फटके मार सकते हैं लोगों को, राइट। सो अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं बाबा, हम आपको बंदूक नहीं देंगे, हम आपको डंडा नहीं देंगे, आपको प्यार से बात करनी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इसका मतलब क्या, जिम्मेदारी पूरी दे दी और अधिकार नहीं दिया, तो काम होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। सो देयर हैज टू बी बैलेंस। अगर उनको कुछ अधिकार दिया है, अगर उनको कुछ जिम्मेदारी दी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको उनको अधिकार भी देने पड़ेंगे कि लोगों को अरेस्ट कर सके, लोगों को डंडे मार सके, या कोई बड़ा गुनाह करने वाले लोग हैं तो उनको, अभी एनकाउंटर इज नॉट द राइट वर्ड, पर उनके ऊपर कार्रवाई कर सके, राइट। सो इस तरीके से देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, राइट। सो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का एक मस्त एग्जाम्पल है कि अगर दोनों चीजें सही रहेगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट होगा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को आपने काम तो दे दिया कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, साथ में आप अथॉरिटी भी दोगे उनको, तो इफेक्टिवली काम होगा क्या, नहीं होगा, यस। तो अगेन साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया क्या, नहीं होगा, कि इफेक्टिव काम होना, ये जो आउटपुट आया, ये जो इफेक्ट आया, इसका कॉज क्या, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था बैलेंस। समझ में आया कि देश में शांति बनी हुई है, ये इफेक्ट हुआ, इसका कॉज क्या था, रीजन क्या था, कि देयर वाज बैलेंस। बैलेंस किसके बीच में, बैलेंस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, यस। समझ में आया। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ये बहुत सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी रीड करूंगा तो समझ में आ जाएगा। वैलिडिटी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी टेस्टेड एट एनी टाइम और एनी नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज दे स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। आप कितनी बार भी इन प्रिंसिपल्स को चेक करो, कहीं पर भी चेक करो, कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी उसको चेक कर लो, हर बार दे आर गोइंग टू बी व्हाट, दे आर गोइंग टू बी ट्रू। आप अच्छी पगार देने वाला एक्सपेरिमेंट कितनी बार भी कर लो, कहीं पर भी कर लो, कितने भी लोगों के साथ कर लो, हर बार अच्छी पगार जब भी मिलेगी, इंसान अच्छा काम ही करेगा। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये ट्रू हर बार है या नहीं है। सो इट इज सिमिलर लाइक साइंस, यस और नो। साइंस के प्रिंसिपल्स भी हर बार ट्रू साबित होते हैं क्या, नहीं होते, यस और नो, राइट। सो यहां पर हमें ये 4 पॉइंट्स को पढ़कर ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट बिहेव करता है थोड़ा थोड़ा साइंस के जैसे। सिंपल है, राइट। सो दिस वाज मैनेजमेंट एज अ साइंस। हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू आई टीच इन CMA इंटर, वही आंसर करने आई हूँ। देखो, CMA इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज योर पेपर नंबर 8, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये वाला सब्जेक्ट ऑल माइन। उसके बाद ग्रुप 2 में आती है। ग्रुप 2 के अंदर मेरे तो एक पेपर 9 है। पेपर 9 एक्चुअली में ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, वो OM एंड SM जिसको बोलते हैं।
तो उसके अंदर ये OM वाला पार्ट मेरा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल. एंड देन टॉकिंग अबाउट पेपर 10 होल 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू टीच यू. उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहता है. FM बोल के जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी रहता है. तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम वापस से CMA इंटर में मिलने ही वाले हैं. देखो, इफ यू गाइज आर कनेक्टेड विथ अस आकाश अग्रवाल क्लासेस, ये मैं आप पक्के से बन के निकलोगे, मैं गारंटी ले रही हूँ. यस, आई एम टेकिंग गारंटी कि आप लोगों को CMA बनने से नो वन कैन स्टॉप. आप लोग अगर हमसे कनेक्टेड रहे, जो आपको बोले उतना फॉलो करे, तो आई एम सो श्योर अबाउट माई कोर्स, बिकॉज हमने ये कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया है. सारे लूप होल्स, एस्पेक्ट, सब कुछ कलेक्ट करके आपका इतना सिस्टमैटिकली डिजाइन कोर्स है, इतने क्वालिटी लेक्चर्स हैं. हम जो कुछ करवाते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, नो वेयर. यस, दिस इज माई वर्ड, कहीं ये सब करने नहीं मिलेगा, इसीलिए इतनी गारंटी है. बट मेरे गारंटी के पीछे का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ. गारंटी के पीछे का रीजन ये है कि कोर्स में क्या क्या होता है, मतलब कैसे चलता है ये कोर्स. तो ये कोर्स में सबसे पहले एक मेन बुक होती है. कॉस्टिंग की मेन बुक को मैं बोलती हूँ शिखर. इसका नाम है शिखर. ये आपकी कॉस्टिंग की मेन बुक है. और आपकी वैसे ही FM की ये वाली मेन बुक है. आपको मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ उसका. दिस इज द शिखर बुक. पूरी कलरफुल बुक है, क्लास वर्क अलग कलर से, होमवर्क अलग कलर से, तो डिफ्रेंशिएट करने में इजी होता है. और कलरफुल देख के हमको अच्छा तो लगता ही है, मज़ा भी आती है. ये मेरी एक बुक हो गई. उसके बाद एकदम मस्त वाली बुक है जो आप लोगों की लाइफ एक हैसल फ्री बना देती है. क्योंकि इतनी इसको करने के अलावा तुम लोग को ऐसे होता है कि RTP भी करना है. ऑफकोर्स CMA इंस्टीट्यूट जो RTPs, MTPs, पास पेपर्स, वर्कबुक, ये सब भी तो हमको पढ़ना होता है. तो इतने सारी चीज़ें डाउनलोड करो, फिर उनके सोल्यूशन एक जगह, क्वेश्चन एक जगह, इतने सारे PDF, वो सब हैसल फ्री करने के लिए वी हैव एन एक्सक्लूसिव महासंग्राम की सीरीज होती है एक हमारी, यही कोर्स के अंदर डिजाइन महासंग्राम की सीरीज, विच इज कंपाइलेशन ऑफ ऑल योर पास्ट पेपर्स, MTPs, RTPs. ये देखो, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, दिख रहा है पास्ट पेपर्स, RTPs, MTPs, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सोल्यूशन के साथ बनी हुई बुक है. ये चैप्टर वाइज है, विद सोल्यूशन है, टेंशन ही नहीं है. इतनी मस्त प्यारी बुक बनाई है प्रैक्टिस के लिए. जो भी अपन मेन वाली बुक में करेंगे वो सारी प्रैक्टिस आपकी महासंग्राम सीरीज के साथ हो जाती है. अच्छा, सिर्फ इसकी बुक मिलती है क्या? नहीं, इसके लेक्चर्स भी होते हैं. ऐसे नहीं कि बुक देके काम खत्म कर रहे हो, ऐसे काम नहीं करते हम, इसके लेक्चर्स भी होते हैं. फिर मैं बात कर रही हूँ मेरी थर्ड वाली बुक की, ऑब्जेक्टिव्स. एक्चुअली यहाँ तक सब कोई कर लेता है. बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की. ऑब्जेक्टिव्स इतने नजरअंदाज किए जाते हैं, एकदम ग्रांटेड लेते हैं. ऑब्जेक्टिव तो है, फिल इन द ब्लैंक तो है, MCQ तो है, हो जाएगा. नहीं होता है. इधर ही बच्चे के मार्क्स जाते हैं और वही अपने को मार्क्स और स्कोर करने हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो आपके 25 से 28 मार्क्स के हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. और इसकी मैंने अलग से एक बुक बनाई है, वो भी चैप्टर वाइज बाइफर्केट किया है. इट इज कंपाइलेशन ऑफ योर MTPs, पास्ट पेपर्स, RTPs, वर्कबुक. आपकी CMA इंस्टीट्यूट ने जितने ऑब्जेक्टिव्स दिए ना, वो सबको हमने क्या किया है, आई विल शो यू भैया, चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया. ऐसे मिक्स मैच नहीं है, प्योरली एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज है. देखो, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल FM की बुक बता रही हूँ मैं. ये आपकी MTP है, ये आपकी RTP है. ऑफकोर्स द बुक इज कलरफुल, वो तो बात ही नहीं है यार. उसके बाद जो है ना, थियोरी भी है ज़रूरी. थियोरी बहुत इग्नोर की जाती है, मतलब एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड है. थियोरी भी जान पे आता है पढ़ने के लिए, मज़ा ही नहीं आता है, मतलब कितना रट्टा मारना है. उसका भी एक सोल्यूशन वी हैव. आई विल शो यू द बुक. ये देखो, दिस इज योर कॉस्टिंग की थियरी. इस तरह से बनेगी, एकदम कलरफुल बनेगी, पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो थियरी वाले मार्क्स है ना अपने, वो मार्क्स भी नहीं जाएंगे. सच्ची में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से ना बच्चा पढ़ता ही नहीं और अपने को उस पर और ध्यान देना है, क्योंकि हमको सिर्फ पास नहीं होना है यार, आप लोगों को स्कोर भी करना है. सिर्फ पासिंग अपना ऑब्जेक्टिव रहता ही नहीं है.
ये जो ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रही या थियोरी की बात कर रही, इनकी सिर्फ बुक मिलेगी क्या? नहीं, इनके एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, एक्सक्लूसिव लेक्चर मिलेंगे। जैसे महासंग्राम की बुक अलग, उसके लिए अलग से लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, थियोरी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं। इस वजह से यू कैन आराम से स्कोर, ये पूरे के पूरे पार्ट में अपन बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। वी वर्क ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस, आपके मेन बुक के जैसे एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, महासंग्राम के अलग, ऑब्जेक्टिव्स के अलग एंड थियोरी के अलग। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक्सक्लूसिव संजीवनी बुटी सीरीज, ये आप लोगों की ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन में जो चल रही है वैसी ही सीएमए इंटर में भी चलती है। आप लोग लेक्चर की क्वालिटी के लिए सीएमए फाउंडेशन हो, सीएमए इंटर हो, यूट्यूब पे देख सकते हो कि कोर्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतनी श्योर क्यों कि आप लोग के मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये सब फॉलो करोगे तो। ये सीरीज देखो एकदम, मैं आपको बुक दिखाऊं क्या इसकी? चलो, ये आपकी कॉस्टिंग की बुक है। कहाँ गई मेरी बुक? ये लो, एफएम की बुक है, देखो दिस इज माय एफएम की बुक, एकदम विद सॉल्यूशन बनी हुई है, क्वेश्चन आंसर, कलरफुल बुक है। जितने भी मतलब प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इतना सब तो पढ़ लेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं, और अगर आप एक ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी आती है। उसमें इतना सब वापस कैसे रिवाइज करेंगे? इसीलिए पूरा सिलेबस, फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको एफएम की बुक दिखाई, वो एफएम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में सिर्फ 50 सम्स में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिविजन हो रहा है। एग्जैक्टली इस तरह से हम लोग रिविजन को बनाते हैं ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले जो कुछ नेसेसरी है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन इतना कम नंबर ऑफ सम्स, सो दैट आपका रिविजन एकदम अच्छे से हो जाएगा। दिस इज द रीजन आई एम सो श्योर। एंड आपके जो टेस्ट सीरीज चलते ही है चैप्टर वाइज, वो भी 50 के ऊपर 50+ टेस्ट सीरीज होते हैं, और मॉक टेस्ट पेपर्स अलग, क्विज शो अलग, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को फन वे में भी पढ़ना होता है, मोटिवेशन गाइडेंस, स्टडी शेड्यूल, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब का आप टेंशन मत लो। एकदम एक्सक्लूसिवली सीएमए का कोर्स डिजाइंड है। दैट इज व्हाई वी से थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। आप लोगों को सीएमए बनने से कोई नहीं रोक सकता इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस। ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया ही ऐसा है, ठीक है? ओके, सी यू ऑल, बाय बाय। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के ऊपर, जहां पर बोला जाता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। हमने देखा कि मैनेजमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स है, जो प्रिंसिपल्स हर बार हम लोग कहीं पर भी टेस्ट करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी ट्रू, एंड दैट इज वाई साइंस की तरह से मैनेजमेंट बिहेव करता है। अभी दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है जिसमें कहा जाता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह। अभी आर्ट क्या है? आर्ट मतलब कला। हर आदमी का अपना खुद का तरीका। आपका कोई, आप में से कोई पेंटिंग करता होगा, कोई गाना गाता होगा, कोई कुकिंग करता होगा, कोई खेलता होगा, वेदर इट इज एनी स्पोर्ट, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या आपका पढ़ाई करने का तरीका। हर स्टूडेंट का पढ़ाई करने का तरीका अलग है। येस और नो, वेरी इंडिविजुअल थिंग। बहुत एक इंडिविजुअल चीज़ है क्या? नहीं है। आर्ट इज अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। ये हर पर्सन के लिए बहुत अलग है, ये बहुत पर्सनल स्किल है, एंड ये पर्सनल स्किल आप यूज करते हो कुछ रिजल्ट लाने के लिए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए पढ़ाई करने के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स दूँ, ज़्यादा फोकस करूँ, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना रखूँ काम के अंदर। सो ये मेरे लिए है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो 3-4 लोगों के बीच में बैठकर पढ़ाई कर सकता है, कोई मॉर्निंग टाइम में करता है, कोई नाइट टाइम में करता है, राइट? सो इसका मतलब क्या? आप आपके पर्सनल स्किल्स, आप आपके नॉलेज को यूज कर रहे हो टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट। हर एक का तरीका अलग अलग है। अभी यहां पर ये आर्गुमेंट बोलता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कैसे देखेंगे हम लोग फटाफट। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल नॉलेज। अभी कोई भी आर्ट हो उसमें थियोरेटिकल नॉलेज का कोई अर्थ है क्या, कोई सेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो भी अगर अभी आपको गिटार बजाना है तो गिटार के आप ऐसे कुछ लेक्चर देख के, वीडियो देख के या बुक में देख के गिटार बजाना नहीं सीख सकते हो। आपको एक्चुअली बैठ के गिटार बजाना पड़ेगा, मतलब आपको प्रैक्टिकली उस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा।
यस और नो? सिमिलरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हमने अभी तक देखे, सिर्फ वो प्रिंसिपल्स पढ़कर काम होने वाला है क्या? नहीं, आपको उनको एक्चुअली अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करते वक्त हर इंसान अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है कि नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉस हूँ, मैं कुछ गलती हो जाती है एम्प्लॉय से तो उसको बहुत प्यार से समझाता हूँ कि बाबा ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट? इस काम को आपने दूसरे तरीके से किया होता तो आपका टाइम बचता था, नुकसान नहीं होता था, राइट? तो आप अगली बार इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कोई और बॉस हो, वो बोलेगा गलती हो गया तो अरे तेरे को अक्ल नहीं क्या, तेरे को समझता नहीं क्या, इस तरीके से काम होता है क्या, तू सीख के नहीं आया क्या? सो इसका मतलब क्या? यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज इन अ प्रैक्टिकल वे। हर इंसान का वो तरीका अलग अलग है, एक बहुत ही पर्सनल चीज है। जब तक हम लोग सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करते, प्रैक्टिकली काम नहीं करते, तो उनका कुछ सेंस होने वाला है क्या? सिर्फ बुक में किताबों में पढ़ के प्रिंसिपल्स काम में आने वाले क्या? नहीं, हमको ये सारे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। एवरी आर्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल नॉलेज, देयरफॉर लर्निंग ऑफ थियरी इज नॉट सफिशिएंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थियोरेटिकल प्रिंसिपल। जितने भी प्रिंसिपल्स हमने थियोरी में पढ़े हैं उनको किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ये हमें आना चाहिए। तो मैनेजर्स को अलग अलग सिचुएशंस में जितने भी उन्होंने प्रिंसिपल्स पढ़े थे कभी भी, उन सारे प्रिंसिपल्स को अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करना आना चाहिए। यस और नो? फिर नेक्स्ट, पर्सनल स्किल। Although theoretical base may be same for every artist, but each one has his own style and approach towards his job. ध्यान से इस लाइन को वापस से पढ़ रहा हूँ। थियोरेटिकल बेस सबका सेम रहेगा, हो सकता है, लेकिन हर एक का तरीका है, हर एक का अप्रोच, हर एक का स्टाइल अपने जॉब के तरफ बहुत अलग अलग है। प्राइम एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली। दोनों कैप्टन रहे इंडियन क्रिकेट टीम के, दोनों बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन रहे इंडियन क्रिकेट टीम के। लेकिन जब भी महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है, देखो काम दोनों सेम कर रहे हैं, दे आर लीडिंग क्रिकेट टीम, एक बहुत बड़े कंट्री का एक हाई प्रोफाइल क्रिकेट टीम को लीड करने का काम दोनों ने किया। अभी जब भी धोनी का नाम आता है तो हम देखते हैं कि एक इमेज हमारे दिमाग में आ जाता है कि कैप्टन कूल, बहुत लेड बैक है, बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत शांति से, कभी भी प्रेशर में नहीं देखते, कभी गुस्से में नहीं देखते उनको, बहुत कूलली एंड कामली वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, अपना काम करते हैं। तो ये भी एक मैनेजर है, लोगों से काम करवा कर ले रहा है ना, लोगों से बॉलिंग करवा रहा है, बैटिंग करवा रहा है, रन्स बनवा रहा है, फील्डिंग करवा रहा है, हो गया ना, मैनेजर हो गया कि नहीं हो गया? तो उनका एक तरीका है, पर्सनल तरीका है, उनका एक स्वभाव है, उस स्वभाव से वो काम कर रहे हैं। कट टू आवर सेकंड कैप्टन जिसका नाम है विराट कोहली। यंग, अग्रेसिव, हर बार देखो गाली गलौज करता रहता है, झगड़ा कर लेता है, कोई भी कहीं भी दिखो किसी भी ऑपोजिशन के प्लेयर के साथ मारामारी करने के लिए रेडी रहता है। खुद के टीम का कोई अच्छा प्लेयर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो जोर जोर से चिल्ला पुकार करेगा, मतलब अपलॉड करेगा, तालियां बजाएगा, अपने इमोशंस जो है वो दिखाता रहता है, हमेशा टेंस्ड रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, एग्रेसिव रहता है। नेवर वी विल सी कि विराट कोहली एकदम शांति से खड़ा है, नहीं क्या, रिलैक्स है, टेंशन में नहीं है, चिल्ला पुकार नहीं है, हमेशा इज इन द गेम। काम दोनों ही कर रहे हैं, काम दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों ने सीखा कैप्टनसी कैसे करना है, कहीं ना कहीं से सीखा होगा, लेकिन दोनों ही कैप्टनसी के जो काम है, जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने खुद के पर्सनल तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट, उनका खुद का फ्लेवर, खुद का अपना टच है उसके अंदर, दे हैव देयर ओन वे। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, हिज एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी। उनका खुद का स्वभाव कैसा है, उनका अनुभव क्या रहा है, उनका नॉलेज कैसा है, उस तरीके से वो सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जो है पर्सनल लेवल पर, पर्सनल खुद के तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ये आर्ट हो गया क्या, नहीं हो गया? यस और नो? ऐसा जरूरी है क्या कि एक ही तरीके से काम करना है? अभी साइंस के अंदर सेम तरीके से काम करना पड़ता है, लेकिन आर्ट के अंदर ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। प्राइम एग्जांपल देखा हमने MS धोनी और विराट कोहली का, राइट? नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। अभी आर्ट है तो वहां पर क्रिएटिविटी तो आएगा क्या, नहीं आएगा? यस और नो? एवरी आर्टिस्ट हैज एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइन. That is why he aims at producing something that has never existed before, which requires combination of intelligence and imagination. Management is also creative in nature like any other art. Very important, इसको अंडरलाइन करेंगे. मैनेजमेंट भी किसी भी आर्ट की तरह क्रिएटिव है. अभी आर्ट क्या है? आर्ट इटसेल्फ इज क्रिएटिव. बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स RD बर्मन हुए,
अभी जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है, शंकर एहसान लॉय है, प्रीतम है, ये सारे जो भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, अभी ये क्या कर रहे हैं, अपने कला से कुछ तो भी क्रिएटिव, कुछ तो भी नया, कुछ तो भी अलग, कुछ तो भी अच्छा लगने जैसा, सूदिंग जो लगे वैसा म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू बी क्रिएटिव, जो ऐसा पहले कभी नहीं था, जो कभी ऐसा हुआ नहीं, उस चीज़ को वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सेम तरीका मैनेजमेंट भी होता है। एक मैनेजर भी अपने सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो भी नया, कुछ तो भी अलग, कुछ तो भी ज़्यादा देने के लिए, मैक्सिमम पॉसिबल देने के लिए। सो यहाँ पर क्रिएटिविटी आ जाता है, वो खुद का इमेजिनेशन यूज़ कर रहा है, खुद का ब्रेन, खुद का इंटेलिजेंस, खुद का एक्सपीरियंस यूज़ कर रहा है। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट वाला एग्जाम्पल हो जाता है। फिर परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। अभी आपने बचपन में कभी गिटार सीखा रहेगा और आपको अचानक 5-10 साल के बाद कोई बोले चले गिटार बजा के दिखा, तो होने वाला है क्या? नहीं। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। आप पेंटिंग करते हो तो आपको टच में रहना जरूरी है, आप क्रिकेट खेलते हो तो टच में रहना जरूरी है, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो तो सब्जेक्ट के टच में रहना जरूरी है। तो यहाँ पर कोई भी आर्ट प्रैक्टिस से बेटर होता है क्या नहीं होता है। सिमिलरली मैनेजमेंट है, जैसे जैसे मैनेजर काम करता जाएगा, डिसीजन लेता जाएगा, लोगों के साथ डील करता रहेगा, सिचुएशन हैंडल करता रहेगा, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस कर करके सीखता जाएगा क्या नहीं सीखता जाएगा। विराट कोहली ने शुरू में कैप्टनसी लिया, जब संभाला तो पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी कि वो रिव्यू डीआरएस जो है विराट कोहली का बेटर नहीं रहता था, कोई भी रिव्यू ले लेता था और रिव्यू लूज हो जाता था। बट अभी धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि इज गेटिंग बेटर एट इट। सिमिलरली शुरुआत में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कैसे भी डिसीजन ले लेता था, किसी को भी बैटिंग के लिए भेज देता था, किसी को भी बॉलिंग के लिए भेज देता था, बट स्लोली एंड स्टेडीली प्रैक्टिस कर करके वो सिचुएशन हैंडल करना सीख गया। एंड अभी पिछले कुछ सालों से आप देखोगे तो उसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, इनफैक्ट मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन में से एक हो गया हमारे कंट्री के लिए। सो इसका मतलब क्या कि मैनेजर्स जो है, मैनेजमेंट का जो काम है वो प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट होता रहता है, जस्ट लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म। येस और नो? अगर आप डेली पेंटिंग करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका पेंटिंग इंप्रूव करेगा। अगर आपको सिंगर बनना है तो डेली रियाज करना जरूरी। सो परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस होता है कि नहीं होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ मैनेजमेंट, यस, मैनेजर्स जॉब पर लगने के बाद काम करते करते सीखते हैं और परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये सारे एट्रीब्यूट जो है ये हमें बताता है कि वाई मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। यस, तो हमने दो आर्ग्यूमेंट देखे कि जहाँ पर हमें बताया गया कि मैनेजमेंट साइंस है, कुछ प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के जो हर बार ट्रू है, तो ऑब्वियसली इट इज साइंस। फिर हमने देखा आर्ट है कि बहुत इंडिविजुअलिटी है, बहुत पर्सनल स्किल्स है, बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है, तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी हो जाता है। तो एट द एंड क्या होता है, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ये सारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमने, पॉइंट्स जो भी हमने अभी तक देखे, ये एट द एंड हमें क्या बताते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अभी साइंस के बहुत सारे प्रिंसिपल जो है, बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो है, वो जो सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो है वो मैनेजमेंट के अंदर काम में आने वाले हैं। प्लस एक आर्ट भी है, एक पर्सनल फ्लेवर भी है, एक पर्सनल स्किल्स भी है, सबका काम करने का, हैंडल करने का तरीका अलग है। तो ये बताता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। सो एट द एंड व्हाट इज ट्रू कि मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट, बोथ एक्ट्स एज बोथ साइंस एंड आर्ट, जिसमें इट इज कॉल्ड एन आर्ट बिकॉज मैनेजिंग रिक्वायर्स सर्टेन स्किल्स। मैंने आपसे बताया कि कोई गलती किया तो मैं बोलूंगा प्यार से समझाऊंगा उसे। एक आधा मैनेजर रहेगा जो चिल्ला पुकार डांट पड़ताल करेगा, राइट। सो पर्सनल स्किल्स है, विच आर पर्सनल पोजिशंस ऑफ द मैनेजर। ये मेरा खुद का स्वभाव है, शांति से लोगों को समझाना ताकि वो अगली बार सेम मिस्टेक ना करे, ये मेरा खुद का स्वभाव है। पर्सनल स्किल, पर्सनल पोजिशन ऑफ द मैनेजर। व्हाई इट इज साइंस? साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड आर्ट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज कि यार एम्प्लॉयज के साथ डील कैसे करना है, एम्प्लॉयज को खुश कैसे रखना है, उनको जिम्मेदारी दो, उनको प्रमोशन दो, उनको पगार दो, उनको फ्रीडम दो। तो ये नॉलेज जो है हमको साइंस ने दिया। अभी आर्ट ने क्या दिया? आर्ट ने हमको वो नॉलेज को, उस स्किल्स को अप्लाई कैसे करना है, ये हमें आर्ट ने दिया। तो व्हाट दिस इज, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। आई होप ये समझ में आया रहेगा सब लोगों को।
छोटा सा एग्जाम्पल मैंने धोनी और विराट कोहली का आप लोग को दिया, तो इसमें से आपको समझ में आ रहेगा कि कैसे पर्सनल स्किल्स मैनेजर्स के अलग अलग है एंड कैसे वो आर्ट हो जाता है। फिर साइंस के एग्जाम्पल्स ये, कुछ प्रिंसिपल्स के एग्जाम्पल्स ये मैंने न्यूटन के वगैरह वगैरह, तो उसमें समझ में आएगा कैसे वो साइंस है, राइट। क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, अदरवाइज बहुत वंडरफुल चीज़ें रहती है मेरे पास बताने के लिए, बट हम लोग को उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस, हमें एट द एंड कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इतना अच्छी से समझ में आना चाहिए कि अगर आप किसी को पढ़ाने बैठो तो आप सेम भाषा, सेम एग्जाम्पल, सेम कॉन्सेप्ट जो सेम कंटेंट में दे रहा हूँ वो पढ़ाकर आप उसको समझा पाओ। ये बेसिक मेरा पढ़ाने का नज़रिया तरीका इसी तरीके से रहता है कि आप खुद अपने टीचर बन जाओ। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी, मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। आपको कॉन्सेप्ट इतना फिट बैठ गया कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हो, कि ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छी से हमको समझ में आ गया। सिर्फ हेड अगर हमने देखा तो हेड देखते ही हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाँ बाबा करण सर ने इस तरीके से पढ़ाया था हमें, वो हेड से हमें एग्जाम्पल याद आ जाता है एंड देन हम किसी को भी समझा सकते हैं। सिमिलरली ये प्रिंसिपल्स लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत पर्सनल स्वभाव है, तो जब कभी भी आप अच्छे मैनेजर बनोगे, ऑब्वियसली आप सब बहुत अच्छे मैनेजर्स बनने वाले हो, लाइफ में बहुत सारा काम करने वाले हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। सो उस टाइम पर आपको ये बात याद आएगा कि जब एम्प्लॉय आपसे जूनियर जब गलती करता है तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है। वहाँ पर आप हर बार साइंस की बात नहीं करोगे कि नहीं काम ऐसा होना ही चाहिए, 5 घंटे में काम खत्म होना ही चाहिए, तुझे 10,000 पगार दे रहा हो तो इतना काम होना ही चाहिए। नहीं, साइंस है बट साथ में आर्ट भी है, तो आपको आपका पर्सनल स्किल, पर्सनल स्वभाव यूज करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस साइंस को अप्लाई कैसे करोगे, राइट। सो फिर धीरे 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 यू विल गेट बेटर एट इट। सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले भी बताया है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो यूनिवर्सली प्रेजेंट सब्जेक्ट है। आप किसी भी तरह का काम करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, घर संभालो, आप किसी रिलेशन में हो, अभी आप किसी रिलेशन में हो वहां पर भी तो आप मैनेजमेंट करो ना, मूड संभाल रहे हो क्या नहीं संभाल रहे हो, यस, गिफ्ट दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, फोन लगा रहे हो, जो भी आप चीजें कर रहे हो तो आप वहां क्या कर रहे हो, मूड मैनेज कर रहे हो, खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। सेम इज द केस विथ एनी फील्ड ऑफ वर्क। आप क्या कर रहे हो, आप मैनेज करने की कोशिश करो सो दैट यू गेट बेस्ट पॉसिबल आउटपुट। यस, आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हाउ मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड एज अ प्रोफेशन। इसका मतलब क्या कि अभी आप लोग देखोगे कि मैनेजर्स एक्चुअली कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो सिर्फ मैनेज करने का काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स को हेड करने का काम करते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे कोर्सेज वगैरह चलते हैं जिसमें मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजमेंट स्कूल्स जो है, बी स्कूल्स जिसको बोलते हैं, वो स्कूल्स रन हो रहे हैं। तो वहाँ पर एक पूरा सिलेबस है। जैसे अभी ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, अभी इस सब्जेक्ट के अंदर पूरा मैनेजमेंट का सिलेबस है क्या, नहीं है, देयर इज अ बॉडी ऑफ वर्क, एक पूरा करिकुलम बनाया हुआ है, पूरा एकेडमिक्स है, उसके अंदर कोर्स डिफाइन किया हुआ है। उस कोर्स में आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, फिर आपको ट्रेनिंग मिलता है, एक्सपीरियंस दिया जाता है, फिर हो सकता है आर्टिकलशिप जैसी चीज़ें हो, आपको डिग्री, आपका एग्जामिनेशन होता होगा, एग्जामिनेशन होने के बाद आप क्वालिफाई होते होंगे, पास होते होंगे, आपको डिग्री मिलता होगा। सो इससे क्या हो गया, अभी पिछले कुछ सालों में मैनेजमेंट हैज़ डेवलप्ड एज अ प्रोफेशन। एक्चुअली लोग मैनेजर्स बन रहे हैं, वो एजुकेशन ले रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड उसको फिर अप्लाई कर रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, काम करवाने के लिए। तो ये एक प्रोफेशन बन गया क्या, नहीं बन गया? यस, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब CMA बनने वाले हो, देर आर फ्यू डॉक्टर्स, देर आर इंजीनियर्स, देर आर लॉयर्स, ये सारे प्रोफेशनल्स है क्या, नहीं है? इन्होंने उस फील्ड के अंदर पढ़ाई किया, एक डॉक्टर ने से उसी चीज़ के अंदर पढ़ाई किया एंड वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसी फील्ड से रिलेटेड। आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आपने उसी चीज़ का पढ़ाई किया हुआ है, सिस्टमेटिकली करिकुलम पूरा कंप्लीट किया हुआ है, डिग्री पाया हुआ है एग्जाम पास करके, फिर आप उसी फील्ड से रिलेटेड काम करने वाले हो, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। सिमिलरली नाउ मैनेजमेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज डेवलप्ड एज अ प्रोफेशन। आप देखते रहो, देखा होगा आपने अपने आसपास, देयर आर कंसल्टेंट्स जो आते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट को हेड करते हैं, है ना, मैनेज करते हैं काम को, अपना एक्सपर्टीज नॉलेज उस पर अप्लाई करते हैं एंड काम करवा कर देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, there must be a systematized body of knowledge which is either used in instructing, advising or guiding others.
एग्जिस्टेंस ऑफ अ फॉर्मल मेथड एंड सिस्टम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग पीपल विद दैट नॉलेज एंड स्किल। जैसे कि ये जो नोट्स है, ये जो सब्जेक्ट है, ये आपका फॉर्मल मेथड हो गया टीचिंग एंड लर्निंग का, यस और नो। इससे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बराबर है। जैसे आप ये सब पढ़ोगे तो आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझ में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। A scope for creating post for consultants for that skill। फिर फॉर्मिंग एन एसोसिएशन बाय सच कंसल्टेंट्स, जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर्स के लिए एक बॉडी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है, राइट। सो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉडीज़ है जो बहुत सारी, इनमें से तो बहुत सारी बॉडीज़ जो है वो पार्लियामेंट ने बनाई हुई है बॉडीज़। ये बॉडीज जो है ये रन करती है पूरे सिस्टम को, ये करिकुलम डिसाइड करती है एंड फिर ट्रेनिंग देती है, पढ़ाती है बच्चों को, एंड फिर उससे एक एक्सपीरियंस मिलता है, एग्जाम्स लेती है, डिग्रीज देती है, फिर उसके बाद जॉब्स मिलते हैं बच्चों को। आप भी सीए में बन जाओगे तो उसके बाद आपको जॉब मिलेंगे। सो यहाँ क्या हो रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट अमंग सच प्रोफेशनल मैन। अगर आप सीए बन जाते हो या सीए में बन जाते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे ICAI ने, ICWAI ने सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं आपको मेंबरशिप देने के लिए। आप जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, राइट। एंड द लास्ट वन इज रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ मैन। मतलब आपने जो भी ये पढ़ाई लिखाई की है, ये जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन आपने लिया है, एट द एंड आप उसका क्या काम कर रहे हो, आप उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। यू आर प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्टीज, एंड यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। सो यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन डेवलप हो गया है क्या नहीं हो गया। आप देखोगे कि एज मैनेजर्स लाखों करोड़ों रुपए सैलरी मिल रही है आजकल लोगों को, कि कंपनीज क्या देख रही है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका एजुकेशन क्या है, कौन सा चीज़ तरीके का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उनको हायर करते हैं काम के लिए कि इतने लोग दिए, इतना पैसा दिया, इतना रिसोर्सेज दिया, अभी आप ये काम मैनेज करो, बेस्ट पॉसिबल आउटपुट दो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अभी डेवलप हो गया है क्या नहीं हो गया। यस। सो आज हम लोगों ने बेसिक क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है, हाउ मम्मी इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मैनेजर्स, हाउ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप लोग कुछ ना कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड काम अपनी लाइफ में कर रहे हो। बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कुछ डेफिनेशन देखे, जो डेफिनेशन मेरे अंडरस्टैंडिंग से एकदम सही था वो मैंने आप लोग को बताया। फिर हम लोगों ने हाउ मैनेजमेंट इज साइंस, हाउ मैनेजमेंट इज आर्ट, बोथ है ना, मैनेजमेंट साइंस कैसे है, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है वो देखा, एंड कैसे मैनेजमेंट डेवलप हो गया एज अ प्रोफेशन, राइट। सो विद दिस I will end today's lecture। ये जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था ये मैं आज एंड करूंगा। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में गया था क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, तो सब्जेक्ट से थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। इसके आगे के जो भी लेक्चर्स है हम लोग फटाफट 40-45 मिनट्स के लेक्चर्स लेने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे जैसे आज कर रहे थे, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा सा बेसिक्स ही था। इसके आगे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग टेलर अंकल को, हेनरी फेयल को, मैक्स वेबर वगैरह को मिलने वाले सब थियरीज पढ़ेंगे, जो हिस्टोरिकल थियरीज है, जो पहले हो चुकी है, जो पहले प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, उन सबको शॉर्ट में फटाफट पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड देन वी विल गेट इनटू द एक्चुअल चैप्टर, जहाँ पर हम लोग प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह फटाफट पढ़ने वाले हैं, राइट। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है आज का लेक्चर। विद दिस आई विल एंड द लेक्चर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, डू टेक केयर।